पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर पहुंच गया है। 6 चरणों के लिए जो वोटिंग है वो हो चुकी है, आखिरी चरण बचा है और हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष लगातार जनता के बीच में मौजूद रहे हैं, लगातार जनता का मिजाज जानते रहे थे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं किस चरण में कौन ज्यादा भारी पड़ा है। सर, बात करें अगर सबसे पहले पहली चरण की, तो 4 सीटों पर उसमें वोटिंग हुई थी। तो उस वक्त जब आप जनता के बीच मौजूद थे, जनता का मूड कैसा लग रहा था? देखिए, पहली सीट है औरंगाबाद। औरंगाबाद से लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस बार वहाँ का समीकरण बदल गया था। तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज का उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और इस वजह से कांटे की टक्कर हो गई थी और माना जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम रहा। वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब कि सीधा नुकसान एनडीए को हुआ होगा, यानी बीजेपी को हुआ होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में देखा गया है कि इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं, ख़ास तौर पर यादव मुस्लिम, वो काफ़ी गोलबंद दिखे, काफ़ी एग्रेसिव दिखे, तो उन्होंने वोट किया है जमकर और बीजेपी के वोटर्स कम निकले। तो वोटिंग कम होने का एक बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि चिंता होनी चाहिए औरंगाबाद के सीट को लेकर। औरंगाबाद सीट मुझे लगता है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बहुत नेक टू नेक फाइट है कुशवाहा उम्मीदवार देने के कारण। और लगातार चूँकि वहाँ से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत काम कर रहा था, उससे लोगों की नाराज़गी भी बहुत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी फैक्टर कितना मजबूत था। तो मोदी फैक्टर औरंगाबाद में काफ़ी मजबूत दिखा, उतना मजबूत और कहीं नहीं दिखा। जो ग्राउंड लेवल पर जो गरीब लोग हैं, जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं का, जैसे 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, पक्का मकान, पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो ये इन योजनाओं का जो लाभार्थी हैं वो मोदी कर रहे थे। तो उम्मीदवार से लोग नाराज़ थे, लेकिन मोदी की योजनाओं से खुश थे। तो सरकार को लेकर कोई आक्रोश नहीं दिखा वहाँ पर। सबसे खास बात ये है, और मुझे लगता है कि मोदी फैक्टर ही औरंगाबाद की सीट बीजेपी को दिला पाएगा। ऐसे आप सीधी और मोदी फैक्टर ने काम नहीं किया तो वहाँ निश्चित रूप से बीजेपी की हार है। सर, बात करें दूसरी सीट की, पहले चरण में गया की सीट थी। जीतन राम मांझी को कितना बचा पा रहे हैं मोदी मैजिक? देखिए, जीतन राम मांझी ये संदेश देने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए कि उनका चुनाव जीतने से बहुत क्षेत्र का फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद उनको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो मंत्री बनेंगे, जीतेंगे तो, और गया के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो मैंने देखा कि वहाँ भी कांटे की टक्कर है, सर्वजीत भारी पड़ रहे थे वहाँ पर। तो जो ब्राह्मण वोटर हैं, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं, वो भी नाराज़ थे जीतन राम मांझी से। नाराज़गी की वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाराज़ थे वो। सर्वजीत जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनसे ब्राह्मण खुश थे। उनका कहना था कि जहाँ भी वो बुलाते हैं वो पहुँच जाते हैं। तो सर्वजीत ने कड़ी टक्कर दी है जीतन राम मांझी को, लेकिन वहाँ भी मोदी फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन औरंगाबाद के समान मोदी फैक्टर वहाँ नहीं था। तो मोदी फैक्टर ही बचा ले तो दूसरी बात है, अदरवाइज जीतन राम मांझी भी ये सीट लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमने रैंडम सर्वे किया, पब्लिक ओपिनियन किया है, उसमें मांझी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ बीजेपी लगातार जीतती रही है, ये भी सच्चाई है। बीजेपी तो लड़ती नहीं थी, वहाँ जेडीयू लड़ रहा था लगातार, लेकिन जेडीयू बीजेपी का अलायंस था और लगातार किसी को भी खड़ा कर दिया वो चुनाव जीत जाता था। क्योंकि इसके पहले जो जेडीयू के सांसद थे, उनको तो ऐसे ही टिकट मिल गया था, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि टिकट मिलेगा। वो सोए हुए थे, उनको जाकर बताया गया कि आपको टिकट मिल गया है, आपको चुनाव लड़ना है। तो ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया नीतीश कुमार ने, जो खुद नहीं उम्मीद पाले हुए था कि हम लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। लड़ा, जीता। तो वो तो सीट है एनडीए का ही, लेकिन इस बार मांझी से नाराज़गी थी। अब कारण यही हो सकता है कि जनता के बीच कम जाते होंगे,
या जनता नौजवान होने के कारण सरोजित को ज़्यादा उम्मीद से देख रही होगी, तो वहाँ मोदी फैक्टर बचा लेगा, मुझे मुश्किल लगता है। तो गया की सीट औरंगाबाद से भी, मैंने गया की सीट पर औरंगाबाद से भी कमज़ोर एनडीए का उम्मीदवार दिखाई दे रहा था मुझे। नवादा सीट की बात करें सर, तो वहाँ लालू यादव ने भी अच्छा दाव खेला था, कितना काम आएगा उनके? देखिए, नवादा में भी लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया था और लड़ाई अच्छी हो गई थी, लेकिन आरजेडी के ही विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के परिवार से हैं, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ा हो गए थे। तो कितना वोट काट पाए हैं आरजेडी का, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नवादा मतलब राजवल्लभ यादव और राजवल्लभ यादव मतलब नवादा, उनकी बहुत पकड़ है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक वोट काटा होगा। और दूसरे उम्मीदवार थे गुंजन, जो गायक थे, वो भूमिहार समाज से आते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि ज़्यादा वोट नहीं काट पाए। उम्मीद थी कि वो भी ज़्यादा वोट काट लेंगे, क्योंकि आजकल तो गायक, हीरोइन चुनाव में खड़े होते हैं तो हवा बना देते हैं। तो वहाँ माहौल बनाते हुए दिखे गुंजन, लेकिन वोट न गुंजन ज़्यादा काट पाए और न ज़्यादा विनोद काट पाए। गुंजन से ज़्यादा विनोद यादव ने ही वोट काटा है और उन्होंने आरजेडी का वोट काटा है। तो वहाँ आरजेडी की हार विनोद यादव की वजह से हो सकती है। और बीजेपी के डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर उम्मीदवार थे, वहाँ उनकी जीत की वजह विनोद यादव ही हो सकते हैं, क्योंकि विनोद यादव जितना वोट काटेंगे उतनी ही आसान लड़ाई बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए होगी। मुझे लगता है कि मुश्किल से सीट निकल जाएगी बीजेपी की। सर, बात करें जमुई की सीट की, तो चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा, तो क्या उनके जीजा को चिराग पासवान जैसा समर्थन देगी जमुई की जनता? देखिए, चिराग पासवान वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और पहली बार से दूसरी बार ज़्यादा मार्जिन से जीते। 2.5 लाख का लगभग मार्जिन था। तो 2.5 लाख के मार्जिन को पार करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार अपने बहनोई को बताया। वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनसे कोई खास नाराज़गी लोगों को नहीं थी और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो नहीं था। लेकिन आरजेडी ने भी बहुत तगड़ा उम्मीदवार उतारा था, वो भी दलित समाज से ही एक महिला उम्मीदवार उतारा था और लड़ाई कांटे की हो गई थी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और शुरू में तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन वहाँ भी मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा था। ग्राउंड लेवल पर जो लाभार्थी थे वो मोदी कर रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि चुनाव होने के ठीक पहले तेजस्वी यादव की सभा में तेजस्वी यादव के समर्थकों ने चिराग पासवान को माँ बहन की गाली दे दी, तो उससे खेल बिगड़ गया। नहीं तो राजपूत समाज का भी समर्थन मिल रहा था आरजेडी के प्रत्याशी को, लेकिन जब तेजस्वी के समर्थकों ने गाली गलौज की और वीडियो वायरल हुआ, तो जो राजपूत समाज गुलबंद हो रहा था आरजेडी के पक्ष में, वो मूड बदल गया। बोला कि अभी जीते नहीं तब ये हाल है, जीतेंगे तो क्या करेंगे। मुझे लगता है इसी वजह से चिराग पासवान की ये सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। सर, बात करें दूसरे चरण की, अब तो 5 सीटों के लिए वहाँ चुनाव हुआ, मतदान हुआ। अगर बात करें कटिहार की सीट की, किशनगंज की सीट की, तो वहाँ भी आप लगातार मौजूद थे, क्या माहौल बन रहा था वहाँ? देखिए, कटिहार सीट पर आपको पता ही है कि जेडीयू का उम्मीदवार है और कटिहार जेडीयू ने जीता भी था, लगातार वहाँ उसकी जीत होती रही है। किशनगंज की सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता था और इस बार भी वो जीत रहा है, क्योंकि पहले वाली बात सीमांचल में नहीं दिखी। जो नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों में गोलबंदी रहती थी, मुसलमान भी वोट करते थे सीमांचल में नीतीश कुमार की पार्टी के लिए, लेकिन इस बार नाराज़गी दिखी। और नाराज़गी की एक वजह ये थी कि लगातार वो लालू यादव के बच्चों को लेकर हमला कर रहे थे कि 9 बेटे पैदा कर दिए, 2 मैंने 7 बेटियां 2 बेटे, इतना बड़ा परिवार। तो मुसलमान तो इससे चिढ़ रहे थे। मुझे लगा कि मुसलमानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जनसंख्या को लेकर, ज़्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर नीतीश कुमार ऐसे बयान दें। तो उससे नाराज़गी दिखी। उनकी सभा में जो आने वाले थे मुसलमान, वही कह रहे थे कि हम वोट कांग्रेस को देंगे। तो जो पहले नीतीश कुमार के लिए वोट करते थे मुसलमान, वो भी कांग्रेस के पक्ष में होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है किशनगंज सीट तो निकल जाएगी कांग्रेस की। अब बात रही कटिहार की, जहाँ से जेडीयू चुनाव लगातार जीत रहा है, तो उम्मीदवार से बेहद लोग नाराज़ थे, बहुत नाराज़गी थी और मोदी फैक्टर वहाँ था, काम कर रहा था, क्योंकि वहाँ हिंदू गुलबंद हो जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ और इसी वजह से वहाँ जेडीयू हमेशा चुनाव जीत जाता है।
लेकिन इस बार बीजेपी के भी कई नेता दावेदार थे उस सीट से। अशोक अग्रवाल थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तारकिशोर प्रसाद थे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने खुलकर मदद नहीं की है इस बार जेडीयू को, जितना करना चाहिए था। और इस वजह से मुझे लगता है कि वो सीट लूज कर सकता है जेडीयू, और ये सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार दिया है। तारिक अनवर उम्मीदवार हैं और उनको लेकर कोई लोगों में शिकायत नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता था आखिरी क्षण में और चुनाव जीत जाते थे गोस्वामी। इस बार मुझे नहीं लगा कोई हिंदू मुस्लिम हुआ है, चाहे हो पाया है। तो ये सीट जेडीयू लूज कर सकता है। अगर बात करें सर भागलपुर और बांका की सीट की, तो क्या समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, बांका सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ कड़ी टक्कर दी है जयप्रकाश यादव ने। आरजेडी के उम्मीदवार थे और जेडीयू के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी है। वहाँ भी नेक टू नेक फाइट है। जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। वो सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है जेडीयू की। लेकिन जयप्रकाश यादव जीत ही जाएंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार तो यादव बिरादरी के ही हैं। इस बार यादव थोड़ा ज़्यादा गोलबंद दिखाई दे रहे हैं आरजेडी के पक्ष में। तो ये वजह हो सकती है जेडीयू के उम्मीदवार के हार की। सर बात करें पूर्णिया की सीट की, तो बेहद हॉट सीट बनी रही पूर्णिया की सीट। क्या लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है, इसमें बाजी कौन मार रहा है? देखिए, पूर्णिया की सीट से अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते पप्पू यादव तो ज़रूर चुनाव जीत जाते, लेकिन पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव ने या कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी का विलय करके, टिकट नहीं मिला तो उनको लेकर संपैथी थी। और मुसलमानों ने, ज़्यादातर यादव मुसलमानों ने वोट किया है पप्पू यादव के लिए। पूरे बिहार में यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी के पक्ष में गोलबंद दिखे, लेकिन पूर्णिया में ऐसी स्थिति नहीं थी। वहाँ मुस्लिम तो 100% पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद थे, और यादव का भी अधिकांश वोट पप्पू यादव को ही मिला है। तो पप्पू यादव लड़ाई में आ गए हैं, और बीमा भारती जो आरजेडी की उम्मीदवार थी वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव जीत पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भी जीत का मार्जिन जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं 2.5 लाख का था। तो 2.5 लाख के मार्जिन को पाटना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि आरजेडी की प्रत्याशी ने कितना वोट काटा और किसका वोट काटा। वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, वहाँ संतोष कुशवाहा भी अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं। अगर बीमा भारती का तो ज़्यादा वोट पप्पू यादव ने काट लिया है, तो साफ है। लेकिन बीमा भारती ने अगर संतोष कुशवाहा का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट काट लिया होगा, तभी पप्पू यादव जीतेंगे। नहीं तो बीमा भारती की वजह से पप्पू यादव हार जाएंगे, ये भी है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू की सीट ये बच सकती है बहुत कम मार्जिन से। अब 2.5 लाख का जो मार्जिन था वो 30,000, 40,000 पर पहुंच जाए, तो बहुत कम मार्जिन से जेडीयू की ये सीट बचती हुई दिखाई दे रही है। और पप्पू यादव, बीमा भारती की लड़ाई की वजह से। तीसरे चरण में भी सर बिहार में 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई। बात करें झंझारपुर सीट की, सुपौल सीट की, तो क्या लगता है मोदी फैक्टर अब भी वहाँ काम कर रहा है? देखिए, झंझारपुर में लड़ाई कांटे की थी, लेकिन गुलाब यादव जो आरजेडी के बागी थे नेता, वो खड़े हो गए थे बीएसपी के टिकट पर। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने कितना वोट काटा। अगर गुलाब यादव वाकई आरजेडी का वोट काटने में कामयाब हो गए होंगे 1 लाख के आसपास भी, तो वहाँ आरजेडी की हार हो जाएगी। नहीं तो आरजेडी वहाँ लड़ाई में मजबूत दिख रही थी। वहाँ एनडीए के उम्मीदवार पर आरजेडी का उम्मीदवार भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन गुलाब यादव ने मैदान में उतर करके खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि गुलाब यादव ने बहुत जोर लगाया, बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है, और स्थानीय नेता हैं, उनका प्रभाव भी है। और उनकी शिकायतें थी कि उनको टिकट मिल गया था पार्टी की तरफ से, दोबारा दूसरे को उम्मीदवार बना दिया गया, यानी उनसे टिकट देकर छीन लिया गया। और जनता के बीच यही वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर वो लाख वोट भी काटने में कामयाब हो गए होंगे, तब वहाँ एनडीए का उम्मीदवार जीत सकता है, मुझे लगता है। अररिया मधेपुरा का सर मूड कैसा, और खगड़िया सीट को लेकर भी काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ था, आप भी लगातार मौजूद थे, तो जनता का मूड किस तरफ दिख रहा था? देखिए, अररिया पर चर्चा कर लेते हैं। अररिया में 40% से ज़्यादा मुसलमान हैं और 15% से ज़्यादा यादव हैं। दोनों मिला दीजिए तो 55-56% हो जाते हैं।
और उनका वोट भी सबसे ज़्यादा गिरता है, और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो इसका फ़ायदा तो आरजेडी को ही मिला होगा। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, चाहे होगा भी, अगर यादव इस बार गोलबंद रहे तेजस्वी यादव और लालू यादव के पक्ष में, तो हार तय है बीजेपी की वहाँ पर, क्योंकि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले आरजेडी तस्लीमुद्दीन के बेटे को ही चुनाव लड़ाती थी, इस बार भी उनके बेटे को ही चुनाव लड़ाया, लेकिन बड़े बेटे की जगह इस बार छोटे बेटे को चुनाव लड़ाया, और बड़ा बेटा बहुत अनपॉपुलर था, छोटा बेटा पॉपुलर है और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी था, तो उसने बहुत जोर लगाया है चुनाव में। और जिस तरह से पूरे बिहार में यादव मुसलमान ज़्यादा एग्रेसिव रूप से देख रहे हैं गोलबंद इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उससे लगता है कि अररिया सीट बीजेपी लूज कर सकती है। जी सर, बात करें हम खगड़िया सीट की, तो उसको लेकर भी काफ़ी जो हो हल्ला था वो मचाया जा रहा था, चुनाव के वक्त भी ये देखने को मिला। खगड़िया सीट पर भी कांटे की लड़ाई है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ से CPI-ML के संजय कुमार जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था CPI-ML का। तो CPI-ML के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। उम्मीदवार बहुत दमदार नहीं थे, लेकिन चिराग पासवान के उम्मीदवार पर भारी पड़ रहे थे। तो एज ए उम्मीदवार देखा जाए तो बहुत आगे थे, उनकी लोकप्रियता उनसे ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ एनडीए का वोट बैंक भी सॉलिड था। वहाँ क्या है कि यादव मल्लाह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मुसलमान तो यादव तो देते ही रहे हैं आरजेडी को वोट, लेकिन मल्लाह पारंपरिक रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं, और उस क्षेत्र में घाटों को लेकर मल्लाहों और यादवों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में होने का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो मिल गया, मान लीजिए मल्लाहों के वोट को ट्रांसफ़र कराने में अगर मुकेश सहनी कामयाब हो गए होंगे, तब तो वहाँ कोई हरा नहीं सकता है वाम दल के उम्मीदवार को, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो बाल बचेंगे वहाँ चिराग पासवान को उम्मीद की जा सकती है, लेकिन दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सीट मुझे फंसी हुई दिखाई दे रही है। मधेपुरा का मूड कैसा है सर? मधेपुरा तो कहा जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। वहाँ पर मुझे लगता है कि जेडीयू के उम्मीदवार फिर से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि वो लगातार चुनाव वहाँ से लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, लेकिन वो भी यादव समाज से ही आते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा जोर चलता है। मतलब वहाँ लालू यादव के पक्ष में ही यादव गोलबंद होंगे ऐसा नहीं है, उनको यादव उम्मीदवार चाहिए, और यही वजह है कि लालू यादव जैसा उम्मीदवार भी वहाँ चुनाव हारता रहा है, शरद यादव भी चुनाव जीतते रहे हैं। तो मधेपुरा की सीट मुझे लगता है कि जेडीयू की बच जानी चाहिए इस बार। सर, बात करें चौथे चरण की, तो दरभंगा की सीट पर लालू यादव ने भी बड़ा दांव खेला, तो वहीं उजियारपुर की सीट पे जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। पहले दरभंगा पर चर्चा कर लें। वहाँ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, आपको पता ही है, ललित यादव को बनाया है। तो ललित यादव एक दमदार और मजबूत नेता हैं, धन बल सब कुछ है उनके पास, पैसा भी बहुत है, और व्यवहारिक हैं, बहुत मेहनत भी की है। तो लड़ाई तो हो गई है दरभंगा सीट पर, लेकिन ब्राह्मण गोलबंद थे, एनडीए के वोटर भी वहाँ गोलबंद थे एनडीए के पक्ष में। प्रधानमंत्री के वहाँ जाने के बाद अचानक माहौल बदल गया। पहले तो ललित यादव ही भारी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिरी क्षण में प्रधानमंत्री की सभा हुई और माहौल बदल गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी कांटे की लड़ाई है। जीत हार का मार्जिन बहुत कम वोटों का होगा, 10-20 हज़ार से कोई हारेगा जीतेगा। दावे के साथ मैं नहीं कह सकता है कि यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, उजियारपुर में भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय को विरोध का सामना करना पड़ा था, तो क्या लगता है इस बार निकाल पाएंगे मोदी मैजिक के नाम पर? सबसे ज़्यादा बीजेपी की जो सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है वो उजियारपुर की, जबकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता वहाँ से हैं। नित्यानंद राय तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लगातार वो मेहनत कर रहे थे चुनाव में। मैंने उनके कैंपेन को भी कवर किया, लेकिन लोगों की शिकायतें थीं कि वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जनता के बीच नहीं रहते हैं, तो वो मोदी के नाम पर लोगों से वोट मांगते दिखे। लेकिन आरजेडी ने आलोक मेहता को उम्मीदवार बनाया है। आलोक मेहता भी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज भी पारंपरिक रूप से एनडीए का ही वोटर रहा है, लेकिन इस बार कुशवाहा
वोट बैंक में सिद्धमारी करने में तेजस्वी यादव काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार में 8 सीटों पर कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया था। मतलब महागठबंधन की सीटों पर 8 कुशवाहा उम्मीदवार थे, तो उसका असर पड़ा और हर जगह कुशवाहा समाज का वोट बटा है। तो मुझे लगता है कि आलोक मेहता कुशवाहा समाज के नेता हैं, वो वहाँ से चुनाव पहले जीत भी चुके हैं। तो इस बार यादव मुस्लिम तो बहुत मजबूती के साथ गोलबंद थे। मलाह का वोट पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। वो मैंने ग्राउंड लेवल पर मलाहों से बात की तो पता चला, मलाह इस बात को लेकर नाराज़ थे कि मुकेश सहनी ने 3 में से एक भी सीट पर मलाह को नहीं लड़ाया, खुद भी नहीं लड़े, तो उसको लेकर नाराज़गी थी और बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश की है। लेकिन मलाह वोट बैंक अगर हर जगह की तरह वहाँ भी ट्रांसफ़र हो गया होगा, 50% तो होगा मुझे लगता है, तो आलोक मेहता बाजी मार लेंगे। नहीं तो मलाह का वोट अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा पूरी तरह से मलाहों ने पहले की तरह एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया होगा, तो नित्यानंद राय बाल बाल बच जाएंगे। लेकिन इस बार नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन वहाँ माहौल दिखा कि यादव मजबूती के साथ गुलबंद है आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में। तो यादव गुलबंद हैं, कुशवाहा के बड़े नेता हैं आलोक मेहता, उनके पक्ष में कुशवाहा ने भी वोट कर दिया है बढ़ चढ़ करके, तो नित्यानंद राय के लिए सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। सर, बात करें समस्तीपुर सीट की, तो 2 युवा नेता इस बार चुनावी मैदान में है वहाँ पे, तो कौन अपने पिताजी की विरासत बचा पाएंगे? देखिए, समस्तीपुर सीट पर भी दिलचस्प लड़ाई हो गई थी। बिहार सरकार के 2 बड़े दलित नेताओं के पुत्र पुत्री के बीच लड़ाई थी। वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी को अपना उम्मीदवार बना दिया था और चिराग पासवान ने बिहार सरकार के ही दलित मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी को उम्मीदवार बनाया था। तो दोनों युवा थे। शांभवी पहली बार राजनीति में उतरी हैं, पहला चुनाव था उनका, लेकिन सनी हजारी के पुत्र स्थानीय स्तर के चुनाव को लड़ते रहे हैं, नगर निकाय परिषद का चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनकी एक अलग पहचान थी वहाँ। और उनके पिता चूँकि वहाँ के कद्दावर दलित नेता हैं, तो उसका भी प्रभाव था। तो कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाकर अशोक चौधरी की बिटिया की चुनौती बढ़ा दी थी। वहाँ तो बहुत कांटे की लड़ाई हुई है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मोदी फैक्टर वहाँ काम करता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पासवान थे, जो पूरे बिहार में चिराग पासवान के पक्ष में गोलबंद हैं, एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं, वहाँ उनमें बिखराव देखा गया है। मतलब पासवान में भी 50% पासवान ने सनी हजारी के लिए वोट कर दिया है। चिराग पासवान पूरी तरह से अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाए हैं, तो लड़ाई तो मुश्किल है वहाँ पर। लेकिन मोदी फैक्टर की वजह से वहाँ पर शांभवी जीत सकती है चुनाव। सर, क्या गिरिराज सिंह बेगूसराय एक बार फिर से बचा पाएंगे? गिरिराज सिंह के सामने बहुत कड़ी चुनौती नहीं थी। गिरिराज सिंह पुराने अंदाज में ही दिखे, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दिए, मुसलमानों के वोटिंग के राइट पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। तो वहाँ पर मुझे लगता है गिरिराज जी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, वो निकल जाएंगे। अगर कन्हैया कुमार लड़ते तो लड़ाई अच्छी होती, अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार होते तो लड़ाई दिलचस्प होती। इस बार सीपीएम का उम्मीदवार वहाँ पर है, तो ठीक है, मेहनत उसने भी की है, टक्कर दी है, लेकिन अब ऐसी टक्कर नहीं है कि गिरिराज के जीत को लेकर संशय हो। वहाँ बीजेपी आसानी से निकाल रही है सीट। सर, बात करें मुंगेर की सीट की, लालू यादव ने बड़ा दाव खेला, अशोक महतो की पत्नी को उतारा, तो ललन सिंह का साथ देने अनंत सिंह आ गए, कौन किस पर भारी पड़ गया? देखिए, वहाँ मुंगेर में भी लड़ाई कांटे की थी, आपको पता है, बहुत मुश्किल लड़ाई थी वहाँ ललन सिंह के लिए, और आखिरी क्षण में अनंत सिंह की मदद लेनी पड़ी, उनको पैरोल पर बाहर निकाला गया। अनंत सिंह घूमे भी, खूब चुनाव प्रचार किया ललन सिंह के लिए। जो भूमिहार समाज में नाराज़गी थी ललन सिंह को लेकर, उसे दूर करने में कामयाब रहे अनंत सिंह काफ़ी हद तक। और जो भूमिहार वोटर एग्रेसिव नहीं थे, वो आखिरी क्षण में बहुत एग्रेसिव हो गए, तो अपना वोट तो गिराया ही उन्होंने, जो विरोधी पक्ष का वोट था उसको गिराने में अड़चन पैदा की। तो वहाँ मुझे लगता है कि ललन सिंह जीत जाएंगे चुनाव। टक्कर तो अच्छी दी है अशोक महतो की पत्नी ने। अशोक महतो भी तो खुंखार बाहुबली हैं, अनंत सिंह भी खुंखार बाहुबली हैं, तो बैलेंस करने के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह को बाहर निकाला। अनंत सिंह ने खूब प्रचार किया, उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि मुंगेर की सीट जेडीयू बचाने में कामयाब हो जाएगी।
सर बात करें पांचवें चरण की तो 5 सीटों पर उसमें भी मतदान हुआ था। सीतामढ़ी की सीट थी, मधुबनी की सीट थी, तो तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला था वो कितना काम आ रहा है इन 2 सीटों पर? पाँचवें चरण में मुझे याद नहीं है कौन कौन सीटें थी, मैं एक बार देख लूँ। सीतामढ़ी में लड़ाई दिलचस्प है। आपको पता है कि वहाँ रितु जायसवाल और सीतामढ़ी में अर्जुन राय हैं उम्मीदवार आरजेडी के। वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव हारते भी रहे हैं। जेडीयू का उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीतता भी रहा है। पिछली बार जीते थे सुनील कुमार पिंटू, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, नेता थे बीजेपी के, लेकिन जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया था इस बार। तो वहाँ पर लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई कि अर्जुन राय तो पुराने नेता हैं और जो जितनी बार चुनाव हारता है उतना ही मजबूत होता जाता है। तो अच्छा मजबूत उम्मीदवार था एक, और देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उसने चुनौती दी है, कड़ी टक्कर दी है देवेश चंद्र ठाकुर को। और दूसरा फैक्टर ये था कि 2 बनिया समाज के बड़े नेताओं का टिकट कटा है। सुनील कुमार पिंटू बनिया समाज से आते हैं, तो उनके समाज में नाराज़गी थी। शिवहर में आपको पता ही है, रामा देवी बनिया समाज की बड़ी नेता थी, वो लगातार चुनाव जीत रही थी बीजेपी के टिकट पर। उनका टिकट काट के जेडीयू के खाते में वो सीट दे दी गई। वहाँ से लवली आनंद चुनाव मैदान में थी, तो वहाँ भी नाराज़गी थी बनिया समाज में। तो सीतामढ़ी में बनिया वोट बैंक जो हमेशा बीजेपी के साथ गोलबंद रहा है वो नहीं दिखा, यहाँ बिखराव दिखा है, और इसका खमियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। लड़ाई तो कांटे की हुई है, जीत हार का मार्जिन भी बहुत कम रहेगा, लेकिन आरजेडी का स्थिति यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी फैक्टर भी यहाँ बहुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वाकई मोदी फैक्टर ने काम कर दिया बढ़िया से, तो बाल बाल बचेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। मधुबनी में कितना मोदी फैक्टर काम कर रहा है सर? देखिए, मधुबनी की सीट पर मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी निकल जाएगी। मुकाबला तो हर सीट पर कांटे का हुआ है। मुझे लगता है कि पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। ये सच्चाई है, दोनों पक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि एनडीए को तो मोदी मैजिक का सहारा है, उसको मोदी मैजिक पर भरोसा है, और वो है ग्राउंड लेवल पर। दूसरी तरफ लड़ाई कांटे की हो रही है, गुलबंदी ज़्यादा हुई है, अति पिछड़ा की लड़ाई, अगड़ा की लड़ाई हो गई है कई सीटों पर। तो दोनों पक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। मुजफ्फरपुर की सीट में सर पिछले 5 सालों में जो जातीय समीकरण है उसमें कितना बदलाव देखने को मिला? देखिए, मुजफ्फरपुर की सीट से बीजेपी का उम्मीदवार ही लगातार चुनाव जीतता रहा है, अजय निषाद, और 4 लाख के मार्जिन से चुनाव पिछली बार भी जीते थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट काट दिया और जिसको चुनाव पिछली बार हराए थे उसी को उम्मीदवार बना दिया। तो वहाँ तो बहुत जीत हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और मुकेश सहनी 100% निषाद वोट बैंक को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। मैंने कहा ना कि निषाद जो है मन मिजाज से एनडीए के वोटर हैं, वो एनडीए के साथ मुकेश सहनी रहते तो ज़्यादा सहज होते और 100% उनका वोट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इस बार 100% वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लेकिन अजय निषाद भी, चूँकि निषाद समाज के बड़े नेता हैं, उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद भी बड़े नेता थे, लेकिन अजय निषाद की कमी ये थी कि जनता के बीच कम रहते थे, जनता की इनसे बहुत नाराज़गी थी, और इसी सर्वे के आधार पर बीजेपी ने उनका टिकट काटा था। तो वहाँ बीजेपी जीत जाएगी मुझे लगता है, लेकिन लड़ाई टक्कर दी है अजय निषाद ने। सर सारण सीट की बात करें तो भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को कितनी टक्कर दे पाई हैं रोहिणी आचार्य? देखिए, सारण की सीट तो बहुत दिलचस्प लड़ाई वहाँ इस बार हुई है। आपको पता ही है कि लालू यादव की पारंपरिक सीट थी कभी सारण, लेकिन लालू यादव जब हारे तो उसके बाद कभी उनका परिवार जीत नहीं पाया। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। इस बार रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी हैं। रोहिणी आचार्य चर्चा में थी क्योंकि अपनी किडनी उन्होंने अपने पिता को दान दे दी थी, और वो सिंगापुर में रहते हुए भी राजनीतिक रूप से सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय थी, आपको पता ही है। तो नया नाम नहीं था रोहिणी आचार्य का वहाँ के जनता के लिए। और लालू यादव की बिटिया है, पहले से चर्चा में है, और किडनी देने को लेकर संपेथी भी थी। तो लड़ाई वहाँ कांटे की हो गई है, लेकिन केवल इस वजह से रोहिणी आचार्य जीत जाएंगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। रोहिणी आचार्य की जीत की वजह, एक दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि वहाँ 2 लाख वोटर बढ़े हैं। पिछले चुनाव में जितने वोटर थे उससे ज़्यादा 2 लाख वोटर बढ़ गए इस चुनाव में,
और माना जा रहा है कि बढ़े हुए वोटर्स ज़्यादातर वो इंडिया गठबंधन के हैं, और वोटिंग परसेंटेज भी आपको दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 साल में पहली बार इतना वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो ये मान कर चला जा रहा है कि इसका नुकसान बीजेपी को होगा। और राजीव प्रताप रूढ़ी भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को समझाते हुए दिखे थे कि 2 लाख जो नए वोटर बढ़े हैं वो उनके लिए चुनौती है। हालांकि 1.5 लाख वोट से 1,40,000 वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी जीते थे चुनाव, तो वो अपने वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग सेंटर तक ले जाना चाहते थे, और इसको लेकर उन्होंने संगठन पर बहुत काम भी किया है। सवाल ये उठता है कि उनके वोटर कितनी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुँचे, क्योंकि यादव मुसलमान तो खूब पहुँचे, ये तो सबने देखा है। फिर भी परसेंटेज अगर वहाँ का नहीं बढ़ा है तो मानकर चले कि एनडीए उदासीन रहे हैं, एनडीए के वोटर, और उनका वोट पूरा गिरा नहीं। तो उन 2 लाख वोटरों की वजह से, नए वोटरों की वजह से यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी संकट में है। सर, हाजीपुर सीट को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा। क्या चिराग पासवान अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस बार? नहीं, अब रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही कि पार्टी टूट चुकी है, 2 हिस्सों में विभाजित हो चुकी है। ये दीगर बात है कि पासवान चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं, पशुपति पारस को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी परिवार में झगड़ा होता है, पार्टी टूटती है, कलह होता है, तो उसका नुकसान होता ही है। तो चिराग पासवान चुनाव जीत जाएंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे अपने पिता का, इसको लेकर मुझे संशय है। लेकिन चिराग पासवान एक बड़े नेता के रूप में इस चुनाव में उभरे हैं, क्योंकि जब उनकी पार्टी टूटी तो माना जा रहा था कि चिराग पासवान ख़त्म हो गए। ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान संघर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े बाप के बेटे हैं, विरासत में उनको राजनीति और पार्टी मिल गई थी। चाचा ने तोड़ दी पार्टी, तो माना जा रहा था कि इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म। लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की, पार्टी को फिर से खड़ा कर लिया, और बीजेपी ने उनको अहमियत भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी तारीफ़ की चिराग पासवान की, उससे उनका राजनीतिक कद बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की ये सीट सुरक्षित है, हाजीपुर को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। छठे चरण में सर पूरे 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। अगर सबसे पहले बात करें वाल्मीकि नगर की, तो वहाँ की जनता का मूड कैसा है? देखिए, वाल्मीकि नगर में बहुत अच्छी लड़ाई हुई है इस बार। वहाँ से जेडीयू का उम्मीदवार हैं, पिछली बार उपचुनाव हुआ था तो उसमें वो जीते थे। इस बार आरजेडी ने डीपी यादव के भतीजे, जो चीनी मिल के मालिक हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चीनी मिल के मालिक होने की वजह से वो किसानों के संपर्क में है, सीधे सीधे किसानों के बीच उनकी अच्छी छवि है, और यादव हैं भी, पैसा भी बहुत है। तो बहुत ज़ोर शोर से चुनाव मजबूती के साथ उन्होंने लड़ा है, और माना जा रहा है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उस इलाके में जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई हुई है, उसमें से सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है इंडिया गठबंधन ने वाल्मीकि नगर में। तो मुझे लगता है कि जेडीयू की ये सीट लूज हो सकती है, वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। सर, बात करें शिवहर की सीट की, तो क्या लवली आनंद पश्चिम चंपारण की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग मोतिहारी की बात कर लेते हैं। तो मोतिहारी में आपको पता है राधा मोहन सिंह हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। इस बार कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा उम्र ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन अपना सीट बचाने में वो कामयाब रहे, टिकट बचाने में कामयाब रहे, और लगता है सीट भी बचा लेंगे। वो बहुत तरीके से, सलीके से चुनाव लड़ते हैं, वो पूरा नब्ज समझते हैं चुनाव का। तो वहाँ कोई लड़ाई नहीं दिखी। पहली बार मुझे लगता है बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में सबसे ज़्यादा रैंडम सर्वे में मजबूती दिखी तो मोतिहारी में दिखी। ये उम्मीद के विपरीत है। मुझे नहीं लग रहा था कि मोतिहारी में कई बार जीत चुके हैं चुनाव और बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको लेकर नाराज़गी होगी, मुझे लग रहा था। लेकिन जो रैंडम सर्वे किया तो मोतिहारी में तो मोदी मैजिक था, उम्मीदवार का नहीं छोड़िए, मोदी मैजिक सबसे ज़्यादा मजबूत मोतिहारी में दिखा, जहां मुझे उम्मीद था कि सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी बीजेपी के लिए, वहाँ बहुत आसान दिखा। उससे सटी हुई सीट है बेतिया, वहाँ उल्टी तस्वीर है, वहाँ पर अलग तस्वीर है। वहाँ से मदन मोहन तिवारी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो मजबूत दिखे, जबकि वहाँ पर भी बीजेपी के बड़े नेता हैं संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के एक स्तंभ हैं, उन पर भारी दिख रहे थे मदन मोहन तिवारी। हरिजन, पासवान समाज के लोग भी उनके पक्ष में दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ लड़ाई है। अब ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि संजय जायसवाल चुनाव हार जाएंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके
वो खिलाफ है। लोग नाराज़ हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं, लेकिन बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके पिता भी बड़े नेता थे। तो वहाँ बचेंगे भी तो बहुत मुश्किल से बचेंगे, क्योंकि बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने वहाँ पर। मदन मोहन तिवारी ने बहुत अच्छी फाइट दी है, तो वहाँ नेक टू नेक फाइट है। वहाँ दावे के साथ मैं नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, बात करें शिवहर सीट की, तो क्या लवली आनंद ऋतु जायसवाल को टक्कर दे रही हैं, पूरी तरीके से सीट निकाल लेंगी? देखिए, शिवहर सीट पर बहुत मुश्किल लड़ाई है। मुझे लगता है कि ऋतु जायसवाल और लवली आनंद के बीच यहाँ पर लड़ाई है, लेकिन कहने के लिए लवली आनंद लड़ रही थी। चुनाव तो लड़ रहे थे आनंद मोहन ही, बहुत मेहनत भी किया उन्होंने, क्योंकि 2 बार से वहाँ से चुनाव वो जीत चुके हैं और जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं। तो उनको उम्मीद थी कि इस बार वो बाजी मार लेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं 2 बार, दोनों बार हार गई। इस बार चूँकि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो इसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन उनकी जीत हार भी इस बात पर निर्भर करेगा कि बनिया समाज कितना गोलबंद रहा एनडीए के पक्ष में इस बार। क्योंकि मैंने बोला ना कि उस इलाके में सीतामढ़ी शिवहर आसपास की सीटें हैं, और दोनों जगह पर मजबूत बनिया उम्मीदवार का टिकट काट दिया बीजेपी ने। और बनिया उम्मीदवार का टिकट काटा तो बनिया को उम्मीदवार नहीं बनाया। शिवहर में लवली आनंद राजपूत समाज का उम्मीदवार बन गया, सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण उम्मीदवार बन गए। तो दोनों बनिया का टिकट काट करके ब्राह्मण को और राजपूत को उम्मीदवार बना दिया गया। इसको लेकर बनिया समाज में बहुत नाराज़गी थी। तो बनिया समाज ने जिसके पक्ष में वोट किया होगा वही बाजी मारेगा। तो शिवहर की सीट भी मुझे फंसी हुई दिखाई दे रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रैंडम सर्वे में तो वहाँ आरजेडी बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था। उम्मीदवार से कभी मेरी मुलाकात ही नहीं हुई ऋतु जायसवाल से क्योंकि वो बनिया वोटर को गुलबंद करने के लिए छपरा में बहुत जोर लगा रही थी, हर जगह घूम रही थी वो। तो अपने क्षेत्र में छपरा चुनाव के बाद ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन वहाँ लड़ाई बनिया समाज पर निर्भर करती है कि बनिया समाज ने आनंद मोहन का कितना साथ दिया। दूसरी बात है कि ब्राह्मण भी नाराज़ दिखे काफ़ी हद तक आनंद मोहन से, तो ब्राह्मण वोट में भी डिवीज़न हुआ है। हालांकि फिर भी 95% ब्राह्मण वोट मिला है आनंद मोहन को। भूमिहार वोटर ने भी इस बार कुछ खेल किया है, इसलिए मुश्किल लड़ाई दिख रही है। अगर भूमिहार, ब्राह्मण और बनिया तीनों पहले की तरह गोलबंद रहते तो आनंद मोहन के लिए कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन इस बार तीनों वोटरों में बिखराव दिखा है, तीनों वोट बैंक में बिखराव दिखा है, और इस वजह से वहाँ लड़ाई मुश्किल दिख रही है। सर, वैशाली सीट में वीणा देवी को टक्कर दे रहे हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला, कितनी कांटे की टक्कर रही? देखिए, वैशाली सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आपको पता ही है कि वहाँ से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला, और लगातार चुनाव हार भी रहे हैं। 4थी बार चुनाव वो लड़े हैं यहाँ से। उनकी पत्नी भी लड़ी, वो भी हार गई। वो भी 2 बार लड़े, वो भी हार गए। तीसरी बार फिर मैदान में है। मतलब लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका तो आखिरी है, अगर हार गए तो ख़त्म हो जाएंगे। तो खुद कह रहे थे कि बहुत पेशेंस है, 20 साल तक उम्मीद लगाए रखा, लड़ाई लड़ते रहे। और इस बार लड़ाई दिलचस्प हो गई है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ भूमिहार समाज गोलबंद हो गया मुन्ना शुक्ला के पक्ष में। लेकिन केवल भूमिहार समाज के गोलबंद होने से कोई लड़ाई जितना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ भी एनडीए की जीत का मार्जिन 2-2.5 लाख वोट से है। तो 2 लाख के मार्जिन को पाटना फिर चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लड़ाई वहाँ दिलचस्प हो गई है मुन्ना शुक्ला के पक्ष में, भूमिहार ब्राह्मण के गोलबंद होने की वजह से। ब्राह्मण कम, भूमिहार ज़्यादा गोलबंद हुए हैं वहाँ। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई सीट निकल जाएगी चिराग पासवान की, लेकिन बहुत मुश्किल से निकलेगी। अगर मुन्ना शुक्ला को ब्राह्मण और भूमिहार दोनों का समर्थन मिल गया होगा तो मुश्किल हो जाएगी चिराग पासवान के उम्मीदवार के लिए, वीणा देवी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। पहली बार चुनाव लड़ी थी, पहली बार जीती थी। 2 साल कोरोना की वजह से वो जा ही नहीं पाई क्षेत्र में, तो 2 साल में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाई हैं। तो वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीतेंगी तो चिराग पासवान और मोदी मैजिक की वजह से। तो वहाँ भी लड़ाई काटेगी। गोपालगंज का सर जो जातीय समीकरण है वो क्या कह रहा है? गोपालगंज में भी लड़ाई अच्छी हुई है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गोपालगंज में सबसे कमज़ोर उम्मीदवार है जेडीयू का, डॉक्टर साहब हैं आलोक।
वो जनता से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, बिना फीस के किसी मरीज को वो देखते नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते भी नहीं हैं। और यहाँ तक कि मीडिया के सामने भी वो नहीं आते थे। वो कहते थे कि हम मीडिया में कोई इंटरव्यू देंगे तो पेड न्यूज़ में आ जाएगा, इतना डर था। तो पूरे चुनाव में किसी मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, मीडिया से दूर ही रहे, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ का समीकरण ऐसा है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा संख्या है और ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, जेडीयू उसी का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि पहले वाला मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव जेडीयू वहाँ जीत सकती है गोपालगंज में। महाराजगंज की सीट में सर तेजस्वी यादव कितनी सेंधमारी कर पाए? देखिए, महाराजगंज की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई थी, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव के बेटे अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव मैदान में थे, और बीजेपी ने अपने पुराने ही सांसद पर भरोसा जताया था, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा वहाँ काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव प्रचार में घूम रहे थे तो उनके साथ जनता बिल्कुल नहीं थी। किसी भी गांव में गए सभा करने तो उनके साथ जो लोग रहते थे काफिले में, वहीं बैठते थे, उन्हीं के साथ मीटिंग करते थे। वो गांव के 2-4 लोग ही आते थे। तो उम्मीदवार को लेकर नाराज़गी थी, लेकिन उनकी क्वालिटी ये है कि वो किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, किसी से रूखा व्यवहार नहीं करते हैं, ख़राब व्यवहार नहीं करते हैं। आप उनके विरोध में भी बोलिएगा तो हंस कर सुन लेंगे। तो उनका एक अलग छवि है, अलग पहचान है। हालांकि लगातार जो 3 बार चुनाव जीते, 2 बार, तीसरी बार तो मुश्किल हो ही जाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। दूसरी तरफ भूमिहारों में इस बात की कसक रही है हमेशा मन में कि भाई यहाँ पहले भूमिहार ही सांसद हुआ करते थे और अब लगातार राजपूत समाज का ही सांसद होता है। बीजेपी कभी उम्मीदवार भी नहीं बदलती है, तो उम्मीदवार बदलने की भी मांग तेज हो रही थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दे दिया, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ भूमिहार गोलबंद हो गए अखिलेश सिंह के पुत्र के पक्ष में, और ब्राह्मणों का भी एक अच्छा वोट बैंक अखिलेश प्रसाद यादव सिंह के बेटे को मिला है, भूमिहार समाज से होने की वजह से। तो इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन जीत कौन पाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ हरा पाएगी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वहाँ लड़ाई अच्छी हुई है। जिस तरह से मुन्ना शुक्ला के पक्ष में वैशाली में भूमिहार गोलबंद हैं, उसी तरह से महाराजगंज में भूमिहार और ब्राह्मणों का वोट मिला है अखिलेश यादव को, लेकिन कितना ज़्यादा मिला है उसी पर हार जीत निर्भर करेगा। सर, आखिरी सीट सिवान की बात करें तो वो भी बेहद हॉट सीट रही, जनता किसके साथ है? देखिए, सिवान सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प हो गई थी। वहाँ से आपको पता ही है कि 2 बार से चुनाव लड़ रही थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। दोनों बार वो चुनाव हारती रही थी, वो आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ती रही थी। तो उनको ये आभास हो गया था कि आरजेडी से चुनाव नहीं जीत सकती है, केवल मुस्लिम यादव के बलबूते पर चुनाव जीतना मुश्किल है। तो इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आरजेडी ने वहाँ से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, और जेडीयू ने सीपीआई-एमएल के नेता एक कॉमरेड की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया था। तो वहाँ लड़ाई आमने सामने की हो गई है। वहाँ टक्कर हुई सीपीआई-एमएल का जो उम्मीदवार की पत्नी है, जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी, उनके और हिना साहब के बीच में। हिना साहब के पक्ष में बात यह है कि इस बार ब्राह्मण राजपूत का वोट मिला है उनको, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो गई माले के खिलाफ। तो शहाबुद्दीन वहाँ से चुनाव जीतते थे केवल इसी वजह से कि माले से लड़ते थे। वहाँ के किसान राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, वो शहाबुद्दीन का समर्थन करते थे। आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में जब हिना साहब लड़ी तो दूसरी तरफ कोई कॉमरेड मैदान में था नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार मैदान में था और राजपूत समाज का उम्मीदवार मैदान में था, इसलिए जेडीयू वहाँ चुनाव जीत गया था पिछली बार। लेकिन इस बार उन्होंने कॉमरेड की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है जो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई कठिन हो गई है जेडीयू के लिए, और हिना साहब यहाँ मजबूत दिखाई दे रही हैं। तो हिना साहब को अगर वाकई जैसा माहौल था कि ब्राह्मण राजपूत साथ दे रहे थे, लाला साथ दे रहे थे, और उन्होंने वाकई वोट दे दिया होगा, हिना साहब के लिए कर दिया होगा, तो लड़ाई जीत जाएंगे हिना साहब। पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाई कभी, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगी। तो मुझे लगता है बिहार में इकलौती वो सांसद होंगी जो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतेंगी।
आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। उनका एग्जिट पोल आपने सुना, बता रहे थे कि कहां मोदी फैक्टर काम कर रहा है और कहां तेजस्वी यादव सेंधमारी करने में कामयाब हो गए। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।